24/7 और मैं प्रियंका शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम आज यूपी पीसीएस के 51 से लेके 100 तक प्रश्नों को हल करेंगे। हमने पहली वीडियो में इसका फर्स्ट जो पार्ट आया था उसमें हमने 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को हल किया था। अब ये पार्ट 2 है, जिसमें हम 51 से लेकर के 100 प्रश्नों को हल करेंगे, यानी कि इसके अंदर 50 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है और आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पेपर है आपकी प्रीवियस पेपर को हल करना, तो इस लिहाज से आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये क्वेरीज करना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा था? ऑप्शन में है आपके सामने चीन। तो 2022 ये करंट अफेयर से लिंक करता हुआ आपका प्रश्न आया है कि 2022 में इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा था चीन। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। इसमें फॉर्मेट्स दी फॉलोइंग है। एक तरफ हमारी यहाँ पे प्लानिंग्स दी गई है, दूसरा उसके प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं। तो प्रथम है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये आपका 2005 में शुरू किया गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य जो मिशन था वो 2005 में प्रारंभ किया गया था। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में प्रारंभ किया गया था। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपका 1999 में, और संपूर्ण ग्रामीण योजना रोजगार योजना ये आपका 2001 में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोहम्मद अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये पीवी सिंधु है, महोत्सव है, ठीक है। निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये आपका करंट अफेयर से लिंक करता है, तो पीवी सिंधु। अब आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब आपके पास क्योंकि समय कम बचा है तो करंट अफेयर्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन पर भी सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन में आपका सबसे ज़्यादा हिस्ट्री हो सकता है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते रहे हैं, और पॉलिटी से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इन्वायरमेंट से पूछे जाते रहे, और साइंस टेक्स से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे, और उसमें सबसे ऊपर नंबर आता है करंट अफेयर्स का। तो प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। उष्णगतिकीय डायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट इसका है। गतिकीय को इंग्लिश में यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली दिया गया है, तो उसका कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। तो ये आपका साइंस से एक प्रश्न था। प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो एकिडीना, ये आपका बायो से यानी कि साइंस से बायो से रिलेट करके ये प्रश्न है आपका यह है। तो एकिडीना स्तनधारी अंडे देता है। प्रश्न संख्या 56। बाकी सब देखिए, लॉरेस है, कंगारू है, हेजहॉग है, तो इनके संतानें होती हैं, इनके अंडा नहीं होता है। तो एकिडीना एक ऐसा स्तनधारी अंडा देता है। प्रश्न संख्या 56 है। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो और लोथल है। आपको यहाँ पर ऑप्शंस में काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे हड़प्पा, कोडडीजी, कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा, भद्रराव। तो इसमें काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल के जो नाव के चित्र मॉडल या प्राप्त हुए, 9 नाव के जो आपकी बोट के एक तरीके से जो चित्र हैं वो मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 57 है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये उत्तर प्रदेश के नगरों पर विचार करना है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो प्रश्न है आपका पहले आगरा, फिर कानपुर, फिर उसके बाद गाजियाबाद, फिर लखनऊ। जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रश्न संख्या 58 है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो मन्नार तट है, केरल तट है, उत्तरी सरकार तट है, और खंबात तट है। तो खंबात तट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका ज्योग्राफी से रिलेट करता था।
क्वेश्चन नंबर 59 है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? 2022 से 23, 19 से 20, 21 से 22 और 20 से 21। तो 2020 से 21 में जल जीवन मिशन योजना वित्तीय वर्ष केंद्रीय बजट घोषित की गई थी। प्रश्न संख्या 60 है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपके ऑप्शन है गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, तो ये आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना या केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो अब तक समझ में आ गया होगा, ये आपका थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है, जिसमें गदर पार्टी की स्थापना सबसे पहले होती है, फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना होती है, फिर केंद्रीय असेंबली बम कांड होता है, फिर चिटगांव शस्त्रागार छापा होता है। तो प्रश्न इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्रामीण नगरीकरण या रर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? तो ये एम.एन. श्रीनिवास है, जिन्होंने ग्रामीण नगरीकरण को विचार को विस्तार से बताया है। एम.एन. श्रीनिवास ये समाजशास्त्री हैं। प्रश्न संख्या 62 है, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है संपूर्ण वायरस का टीका। वैक्सीन के तौर पे था ये, तो ये संपूर्ण वायरस का टीका है। प्रश्न संख्या 63, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? जैसे कि आप सबको पता है, तो ये ऑपरेशन गंगा था, जिसमें यूक्रेन में फंसे लोगों को भारत लाया गया था। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, काफ़ी करंट में रहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी लंबा वॉर रहा है, तो उस दरमियान भारत के जो भी वहाँ पर लोग रह रहे थे पढ़ाई की वजह से या जिस भी वजह से, तो उन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाया गया। प्रश्न संख्या 64 है, बेसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का। तो ये आपका बायो से रिलेट करता हुआ एक प्रश्न था। प्रश्न संख्या 65 देखेंगे कि किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो जो पर्यावरण से मित्रवत हो उसे इको मार्क दिया जाता है। जैसे कि इसमें स्पष्ट भी हो रहा है कि इको से इकोलॉजी कह रहा है, इकोलॉजी या इन्वायरमेंट से एक तरीके से रिलेट करता हुआ है, तो इको मार्क जो है पर्यावरण से मित्रवत होता है। इसमें और जो अब अगर आप आर्ग्यूमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो वो आपके बिल्कुल ठीक सामने रहेगा, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। प्रश्न संख्या 66 है, सूची 1 सूची 2 को इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ इसमें आपका दार्शनिक है और दूसरा उसका दर्शन है। किस दार्शनिक ने वो दर्शन का दिया है, तो वो आपको बताना है। तो ये हिस्ट्री से रिलेट करता हुआ आपका प्रश्न है, जिसमें एक रामानुजाचार्य है, एक माधवाचार्य है, एक निम्बार्क है और एक वल्लभाचार्य है। तो शुद्ध द्वैत विशिष्ट द्वैत, ये किस तरीके से दिया है? तो जो रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दिया है। ठीक है, तो ए का 4 इस तरीके से हम यहाँ पे एलिमिनेट कर अगर लगाना चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हैं। क्योंकि आंसर आपके सामने है, तो ये आपके लिए बहुत बेहद ईजी हो जाता है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर ही आप लेंगे। ठीक है, तो पिछले वर्ष में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। तो इस तरीके से रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद अपना दर्शन उन्होंने प्रदान किया था, और माधवाचार्य ने द्वैतवाद को स्थापित किया था, द्वैतवाद के जो दर्शन था उसको स्थापित किया था। निम्बार्क ने द्वैतवाद को स्थापित किया था और वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद को प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 67 देखेंगे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह आपका किससे रिलेट करता था, कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न संख्या 68 देखेंगे कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को।
ठीक है। डॉल्फिन डे यहाँ पर 5 अक्टूबर को मनाने की कवायद की गई है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से। प्रश्न संख्या 69 देखेंगे, डेंगू बुखार निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये होता है एडीज। एडीज डेंगू बुखार जो होता है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। प्रश्न संख्या 70, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे यतीन्द्र नाथ अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष। ये हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे। तो ये आपका हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करता हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो गलत है हमें वो बताना है। इस चीज़ को थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक तरफ आपके स्टेट है और दूसरी तरफ आपके विधानसभा की सदस्य की संख्या है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, आपको पता है कि अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो यूपी से रिलेट करते होंगे, डेफिनेटली ऐसी बात है। तो यूपी में आपको पता ही है जैसे कि विधानसभा की जो संख्या है वो 403 है, मणिपुर में 62, ये गलत है। मणिपुर में बहुत बेहद कम है, विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो बेहद कम है। और मुझे बताएं आप कमेंट बॉक्स में कि मणिपुर में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो मणिपुर में 62, ये गलत है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मणिपुर के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। 72 देखेंगे, प्रश्न संख्या, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है? तो ओजोन। जो प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है तो वो ओजोन गैस होती है जो रासायनिक धुंध में सदैव रहती है। हमारे कौन से मंडल में? ये आपका ज्योग्राफी से रिलेट करता हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर बायोस्फेयर होता है, फिर उसके बाद तो जब हम उसकी बात करते हैं तो ये वायुमंडल के जो 5 वो होते हैं उनमें सबसे ऊपर टॉप पर जो मंडल रहता है उसमें ये ओजोन गैस रासायनिक धुंध में सदैव होती है। प्रश्न संख्या 73 देखेंगे कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार कौन से स्थान पर है? तो ये 136वां स्थान है, 136वां स्थान पर विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 है। तो ये आपका करंट से रिलेट करता हुआ था। 74 का देखेंगे, कौन सा एक से सम्मिलित नहीं है? वैसा ही क्वेश्चन है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी एक तरफ मात्रा है और एक SI मात्रक है। तो अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता है तो उसको, इसका जो मात्रा है उसको मात्रक यानी कि उसको मापने वाला क्यूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है, दबाव दाब को पास्कल से मापा जाता है, ऊष्मा को जूल से मापा जाता है, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी से नहीं मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे कि निम्न में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो ये अमरावती के स्तंभ से मिलती है। प्रश्न ये आपका हिस्ट्री से रिलेट करता हुआ था, आर्ट एंड कल्चर से। प्रश्न संख्या 76 देखेंगे, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया था? तो ये 1996 में पारित किया गया था। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून था ये, तो ये 1996 में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 77 देखेंगे कि भारत 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्न में से कौन थी? तो ये कैरोलिना ब्लावस्का थी। तो ये आपका करंट रिलेटेड था। प्रश्न संख्या 78 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान का इस तरीका कोई टारगेट इन्होंने फिक्स नहीं किया है। तो गुणवत्ता परक शिक्षा है, शून्य भूख है, लैंगिक समानता है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान ये नहीं है। प्रश्न संख्या 79 देखेंगे, कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कहाँ पर स्थित है। डेफिनेटली अफ्रीका में भी स्थित है, महानदी अफ्रीका में है। प्रश्न संख्या 80 है, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस जो पर्यावरण के लिए खतरा है। यूकेलिप्टस के जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो पर्यावरण के लिए खतरा बताया जा रहा है। प्रश्न संख्या 81, एक सही सुमेलित नहीं है। तो 7वीं एक तरफ लोकसभा, दूसरा चुनाव वर्ष है, तो इसमें 7वीं 1982 जो लोकसभा चुनाव है वो सही नहीं है। प्रश्न संख्या 82 देखेंगे,
प्रश्न संख्या 82 देखेंगे तो पहले 81 को अच्छे से समझ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो 7वीं लोकसभा थी उसका चुनाव 1982 में हुआ था, तो ये बात सही नहीं है। 11वीं लोकसभा का चुनाव 1996 यानी कि 1996 में हुआ था, ये बात सही है। 13वीं लोकसभा का जो चुनाव था वो 1999 में हुआ था, ये बात सही है। और 9वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 1979 में हुआ था। लेकिन जो 7वीं लोकसभा थी उसका जो चुनाव था 1982, ये गलत है। 1982 में कोई चुनाव नहीं हुआ था। तो लास्ट जो चुनाव हुआ था वो 69 में हुआ था, 79 में हुआ था। फिर 84 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह उनके बेटे राजीव गांधी ने ले ली थी। तो इस तरीके से 1984 यहाँ पर सही आएगा, और 7वीं जो लोकसभा है उसका 1984 आएगा, ये 1982 गलत है। तो प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। निम्न में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा है? तो ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने ऐसा किया है। उन्होंने चिंतामणि भट्ट द्वारा जो लिखी गई थी शुक्र सप्तती, तो उसको उन्होंने फारसी में अनुवाद करके तूती नाम उसका नाम रखा था। तो ये कार्य ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने किया था। प्रश्न संख्या 83 देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो ये 69वां जो है आपका अमेंडमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 69वां अमेंडमेंट करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। प्रश्न संख्या 84 है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो ये बांग्लादेश में मिलता है। प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल जो है आपका बांग्लादेश में मिलता है। प्रश्न संख्या 85 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये जामनगर भारत में है। तो ये आपका करंट अफेयर से था, रिलेट करता हुआ कि WHO जो है वो परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो ये भारत में ही स्थापित करेगा और भारत में जामनगर में ही स्थापित करेगा। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों यानी कि फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने है कि भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, और किसानों के बिजली और सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाते हैं कि जो भारत में, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 87 देखेंगे कि ज्योतिबा फुले संबंधित थे? तो ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। ज्योतिबा फुले ने जाति विरोधी आंदोलन किए थे, और ये इतिहास से आपका रिलेट करता हुआ प्रश्न है। तो ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़िए, क्योंकि ये कई बार इसी प्रश्न में, इसी पेपर में 2 बार इसके बारे में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, चूँकि आप UPPCS दे रहे हैं तो इस लिहाज से ये प्रश्न अनिवार्य हो जाता है। 24 जनवरी को यह पर्व मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। कौन से 2 सही सुमेलित है, यानी कि 2 एक और आपकी जनजाति और दूसरा उससे रिलेट करता हुआ राज्य है। तो इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। कोरिया जो है जनजाति है, केरिया जो है वो जनजाति है उड़ीसा की, तो ये बात सही है। और फिर बालियान जो है वो तमिलनाडु की जनजाति है। यान्दी राजस्थान की जनजाति नहीं है, और कुकी भी उत्तर प्रदेश की जनजाति नहीं है। यहाँ पर जो गोंडा जनजाति है वो अधिक मात्रा में है उत्तर प्रदेश में, और जो राजस्थान में यहाँ पे महार इस तरीके की जातियाँ अधिक पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 90 देखेंगे कि LBS का एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? तो LBS अग्रणी बैंकिंग योजना है। तो LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए आर्थिक उपायों में से एक है, और यहाँ पर LBS अग्रणी वैश्विक बैंकिंग योजना है, अग्रणी बैंकिंग योजना है।
प्रश्न संख्या 91 है, जिसमें मैच द फॉलोइंग दी है। एक तरफ ग्रंथ है और दूसरा रचनाकार है, तो उनको किस किसने लिखा है वो हमें देखना है। तो रागमाला है, एक और रसकौमुदी है, राग विबोध है, चतुंडी प्रकाशिका है, तो रचनाकार सोमनाथ वेंकटरमण, पुंडरीक विट्ठल और श्रीकंठ है। तो रागमाला जो लिखा है वो पुंडरीक विट्ठल ने लिखा है रागमाला, और रस कौमुदी लिखा है श्रीकंठ जी ने, और राग विबोध जो लिखा है वो सोमनाथ जी ने लिखा है, और चतुंडी प्रकाशिका वेंकटरमण ने लिखा है। ये आपका हिस्ट्री से रिलेट करता हुआ प्रश्न था। प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। नीचे दिए गए यौगिक में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो ये मीथेन है, हेक्सेन, बुटेन और बेंजीन नहीं है। तो यौगिक में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है, जो कि आपका ग्रीन गैस हाउस में भी आता है। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा तप्त होता है। ये आपका फिजिक्स से रिलेट करता हुआ, आपका साइंस टेक्स्ट से रिलेट करता हुआ एक प्रश्न था। माफ़ कीजिएगा, ये आपका ज्योग्राफी से रिलेट करता था कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो किसके द्वारा तप्त होता है। तो ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण होता है। ये ज्योग्राफी से रिलेट करता हुआ आपका प्रश्न था। प्रश्न संख्या 94 देखेंगे, जिसमें बिम्सटेक के संदर्भ में पूछा गया है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहले और दूसरा हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपका ऑप्शन आपके सामने है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। तो ये आपका करंट से रिलेट करता था। और ये 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। तो ये भारत ने नहीं की थी। तो किसने की थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न संख्या 95 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ये हरियाली है। तो वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो ये हरियाली है। ठीक है। प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। तो इसमें ए और आर कथन और कारण दिया गया है। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन सामने है तो ये सही है। तो पढ़ लेते हैं एक बार कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है। तो मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है तो उस क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है। बात सही है, ठंड में ज़्यादा वहाँ पे वर्षा होती है, और गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो ये भी सही है। तो ये ए और आर दोनों सही और आर की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रश्न है ये। निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो ये चौओ है और लौत्से है। तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, पर्वत श्रृंखला। तो प्रश्न जो ऑप्शन है आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 98 का चौओ और लौत्से पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय पर्वत श्रेणी से अवस्थित है। प्रश्न संख्या 99 देखेंगे कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिस्थापित या प्रतिपादित की गई थी? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। जैसे कि सभी को पता है कि ये प्रश्न में कितना बार पूछा जाता रहा है और ये कितना फेमस है, और इसी से हमारी जो मूल संरचना थी उसकी आधारशिला रखी गई है इस केस के अकॉर्डिंग। इस प्रश्न और इस वीडियो प्रश्न संख्या है 100 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, और देख लेते हैं इसे। ए और आर इसमें प्रश्न दिया गया है। तो ए कहता है कि विश्व में चीली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। विश्व में जो चिली है, चिली तांबे का उत्पादक है, जो आपका साउथ अमेरिका में एक छोटा सा स्टेट है। और आर पूछा गया है, इसमें आर दिया गया है। इसमें उत्तरी चिली का एंडेस क्षेत्र पेरिफेरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने यूपीपीसीएस
2022 के यूपी पीसीएस 2022 प्रीलिम्स के पेपर्स को सॉल्व किया है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को हैंडल किया। और ये आपके आगामी यूपी पीसीएस जो कि 24 मई को आपके एग्ज़ाम है, उसके लिहाज से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और हमारा वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया, धन्यवाद।